बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सैयद चौधरी। कल पेशी है मरीम नवाज़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो एवनफील्ड रेफरेंस में इन्हें सज़ा हुई थी उसके खिलाफ अपीलों की। तो उन्होंने पिछली तारीख समात पे टाइम लिया था, तो कुछ मटेरियल पेश करना चाहती हैं। क्या धमाका करेंगी कल वो, इस पर बात करेंगे। फिर नवाज शरीफ ने ये कहा है, जो अपना 12 अक्टूबर 1999 का जो वाक़या है, उन्होंने पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए पूरा बयान किया है और जनरल महमूद का नाम लिया है कि वो वहाँ था, और अगर वो था तो फिर जनरल महमूद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। एक सवाल तो बनता है ना कि ये क्या मामला था। और फिर जो न्यूजीलैंड की टीम वापस गई है, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या हमारी हुकूमत जो है वो लकीर पीट रही है, पहले सोई हुई थी। और फिर एक अहम सवाल है, अहम क्या, एक खबर है कि आबिद शेर अली साहब जो हैं वो नज़र नहीं आते बड़े मियाँ साहब के इर्द गिर्द। तो वो क्या मामला है, वो क्या हुआ है, तो इस पर बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं मरीम नवाज़ की। जो बात मैंने की है कि 8 सितंबर को जब इस केस की समाअत हुई है, जो उन्होंने अपील की हुई है, उन्होंने और सफ्तर ने एवनफील्ड रेफरेंस में, और नवाज शरीफ से केस अलग कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो उसमें उन्होंने टाइम लिया था। कुछ मैं चीज़ें रखना चाहती हूँ, तो उसमें वही चीज़ें वो हमने बयान की हैं जो हमारे ज़राए बता रहे हैं। कोई चीज़ें क्या हैं, वो कुछ सबूत हैं ऐसे कि इनको कोई ताकत कह रही है, ताकतवर शख्स, कि मरीम नू भी विच पाओ, सफदर नू भी पाओ। वो जो पनामा केस है उसमें रेफरेंस जो था एवनफील्ड रेफरेंस उसमें, और दीगर कुछ और भी कुछ जजों के मामलात हैं। एक शायद रिटायर्ड हो गए हैं, एक हैं, इस तरह के कोई मामलात हैं। तो वो तैयार कर रहे हैं सारा मामला। और इनके जो मुशीर ख़ास हैं या सीनियर वकील जिन पे ये बड़ा इन्हिसार करते हैं, आज़म वज़ीर तारड़, वो मुल्क से बाहर हैं। वो मास्को में है, वहाँ कोई इलेक्शन के ऑब्जर्वर के तौर पर वहाँ वो गए हुए हैं। ज़ाहिर है वो सेनेटर भी हैं और पार्लियामानी लीडर भी हैं सेनेट में, तो उनके आने का मेरा ख्याल है इंतज़ार किया जाएगा। तो वो जो तैयारी है डॉक्यूमेंट्स की और उसको तहरीरी शक्ल में लाना, कोई रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो वगैरह, ये वो, तो वो कुछ काम हो गया है, कुछ हो रहा है। तो कल मे बी क्या, कल वो नहीं पेश किया जाएगा कोई ऐसा मवाद। मज़ीद टाइम लेने की, मोहलत लेने की कोशिश की जाएगी। और वो ख़ास प्लानिंग के तहत, जो मुझे पता चला है, एक ख़ास प्लानिंग के तहत एक ख़ास वक्त पर वो धमाका जो है वो किया जाएगा। कल वो सरदस्त वो धमाका जो है वो मुखर हो गया। उसकी वजह यह है कि अभी वो मटीरियल ही तैयार नहीं हुआ जिसकी बुनियाद पर वो बटन दबाना था धमाके का। एक तो हो गई ये बात। दूसरी, जो वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला ने खिताब किया है और सारा मलबा इंडिया में डाला है कि मेले शेले वहाँ से गई हैं। और जो उनका कोमिशरा समथिंग, उसने जो गार्डियन में मजमून लिखा था, वो भी एहसानुल एहसान की एक जाली अकाउंट बना के वहाँ से किया गया। फिर एक जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं उनकी बेगम अहलिया को एक मेल की गई कि आपके शौहर को कत्ल कर दिया जाएगा। वो जो कहते हैं ये सारा कुछ हमारे पास सबूत हैं, मज़ीद इंक्वायरी हो रही है कि सारा कुछ इंडिया में हुआ। इंडिया में बैठ के ये सारा मामला, ये डोरियाँ शोरियाँ हलाई गई हैं। ये ठीक है जो भी कह रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो वाक़यात हो रहे हैं, जो धमकी एहसानुल एहसान की आती है और संडे गार्डियन में जो मजमून छपता है इंडियन साफ़ी का, ये 20 अगस्त के राउंड अबाउट बातें हैं। और जो मेल वाला है, जो मेल भेजी गई थी, वो 24 के राउंड अबाउट, 24 अगस्त को, और टीम सितंबर में जा रही है, चंद दिन पहले की बात है। तो इस दौरान ये सारा कुछ अगर हो रहा था, इनको पता चल रहा था, ज़ाहिर है गार्डियन भी देखा होगा, मेलों शेलों का भी पता होगा इनको, मेल्स वगैरह जो गई हैं, तो उस वक्त इनको अलर्ट रहना चाहिए था। उस वक्त ये सारा कुछ करते हैं। अब तो लकीर पीट रहे हैं इंडिया। उस वक्त इंडिया क्यों नहीं किया कि जनाब ये देखें जाली बन रहे हैं अकाउंट। इनको होश ही बाद में आता है।
सरबराह से लेके वज़रा तक तमाम जो हैं हुकूमत के, उनको होश ही बाद में आता है। तो अब लकीर पीट रहे हैं, ये सांप निकल गया है, जो होना था गड़बड़ हो गई है। और इस बात को अब भी ये नज़रअंदाज इंडिया कह रहे हैं। इंडिया के अलावा भी कुछ ताकतें हो रही हैं, कुछ ताकतें हो सकती हैं जिन्होंने ये इस कार्रवाई में ये इस न्यूजीलैंड की टीम को वापस भिजवाने में और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो मुतवक्का दौरे थे या मुजवज़ा दौरे थे उनको ख़त्म करवाने में उनका भी। यार ये पता क्या है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं जनाब मैं बोरिस जॉनसन को फ़ोन कर दूंगा, न्यूजीलैंड की ख़तून को फ़ोन कर दूंगा, मैं बड़ा हीरो था, मेरी शख्सियत मुझे। यार जब ये हुकूमत तब्दीली है ना, जो लहर की जो लहर है तब्दीली की, सॉरी, वो सारा कुछ ही बदल देती है। अब मैं आज पढ़ रहा था उनका डॉक्टर अशरफ गनी जो हैं सदर, जब गए हैं हेलीकॉप्टर पे अपने 2 बंदों, अपने सेक्रेटरी से डॉक्टर फजली और सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला महबूब, उनके साथ वो गए हैं जनाब रात के अंधेरे में लाइटें बंद करके उज़्बेकिस्तान। उज़्बेक सदर के साथ उनकी दोस्ती थी। ये सलीम साफ़ी साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा है। तो वो वहाँ बगैर वीज़े के, किसी को उन्होंने नहीं बताया अफ़गानिस्तान में, चंद एक लोगों को ये जो साथ के उनको पता था, वो वहाँ गए हैं, उतरे हैं वहाँ जाके एयरपोर्ट पे। ज़ाहिर है वो हैरान थे कि बगैर इजाज़त के ये हमारे मुल्क में कैसे दाखिल हो गए। बहरहाल को राब्ता हुआ होगा उनका, तो उन्होंने कहा जनाब वो अशरफ गनी साहब हैं, वो एयरपोर्ट पे उन्होंने रोक लिया और उन्होंने कहा कि जनाब उनको पता था जो उज़्बेक सदर हैं, जो उज़्बेकिस्तान है, उनके भी अमेरिका के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। यानी इस खित्ते में वो जो वस्ती एशिया रियासतें हैं उनमें से सबसे अच्छे तल्लुकात उज़्बेकिस्तान के हैं अमेरिका के साथ। तो वो ज़ाहिर है ये भी अमरीकी और वो भी अमरीकी। तो उन्होंने जनाब अपने सदर को इतला दी। वो कहते हैं सदर साहब सोए हुए थे, सोए हुए को जगाया तो उन्होंने कहा जनाब ये ऐसे आए हैं बगैर वीज़े के, तो अहलिया भी इनके साथ हैं, तो क्या करना है इनका। उस वक्त तो सदर भी थे, उस वक्त तो तालिबान ने पूरी तरह कब्जा लिया, 14 अगस्त की शायद बात है। तो उसके बाद इनके जाने के बाद कब्जा हुआ है। तो वो जनाब उज़्बेक सदर जो हैं वो मिले हैं अशरफ गनी से और उनकी अहलिया से, खाना छाना दावत शावत भी हुई होगी कोई। लेकिन उन्होंने जो उनके हकाम थे वो यही पूछते रहे कि जनाब आपका वीज़ा किधर है। वीज़े वाली बात बार बार होती रही है। तो फिर उज़्बेक सदर ने अमरीकी सदर से रब्ता किया है। साढ़े वज़ीर-ए-आज़म से फ़ोन ही नहीं सुनते हो, बल्कि ना कर दे ना सुन दे। और फिर अमेरिका ने जो है वो ने कहा जी अपना फैसला खुद करें, हम कुछ नहीं कहते। अमेरिका भी नाराज़ था क्योंकि उनके साथ जो वादे भाई थे उनको पूरा किए बगैर निकल गए थे अशरफ गनी साहब। तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब तुसी जेड़ा ना असी थोड़ा भार नहीं चुक सकते, तुसी निकल जाओ। और वो जो 2 थे ना डॉक्टर फजली और महबूब साहब, हमदुल्ला महबूब, उनको तो सुना कि त्यारे से भी नहीं उतरने दिया गया। ये ऐसे जब तब्दीलियाँ होती हैं तो ऐसे होता है। फिर वो यूएई से रब्ता शाब्ता किया, फिर दुबई चले गए। कैसे गए, अब क्या है, वहाँ बैठ के उनको ट्वीट किया है। ये तब्दीलियाँ ऐसे होती हैं। खान साहब को बताना चाहिए, वज़ीर ख़ारजा साहब बताएं कि भाई ये तयशुदा असूल है पूरी दुनिया का कि ना दुश्मनियाँ हमेशा के लिए होती हैं मुल्कों की, ना दोस्तियाँ हमेशा के लिए होती हैं। अगर हमेशा के लिए होता है तो मुल्की मफाद, जो मफाद में होता है, आपके फ़ोन करने पे अगर वो समझते हैं कि इसमें मफाद ज़्यादा है हमारा कि पाकिस्तान नहीं भेजनी टीम, पाकिस्तान को बदनाम करना है, उनका मतमे नज़र ये है, नुक्ता जो उन्होंने सोचा हुआ है, जिसके गिर्द उन्होंने एक बिल्डिंग खड़ी करनी है या कोई तस्वीर बनानी है, वो तो फिर वही करेंगे। वो आपके फ़ोन पे या क्या जैक गोल्डस्मिथ हो या कोई हो, नहीं सुनते बात भाई। वो अब लकीर पीट रहे हैं, कभी कोई बड़क मार रहे हैं, कभी कोई बड़क मार रहे हैं। अवाम में तो गमो गुस्सा है, शर्मिंदगी भी है यार वैसे कि काफ़ी। और अब आते हैं नवाज शरीफ के खिताब की तरफ, जो वो किया उन्होंने कारकुनों से अपने, वो कर रहे हैं ना आजकल तंजीमी काम हो रहा है उस पर,
तो वो खिताब करते हैं, हर मीटिंग में शरीक होते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। तो उन्होंने 12 अक्टूबर का बताया कि जनाब वो कोई 12 बंदूकों वाले मेरे ऊपर तान के खड़े हो गए बंदूकें। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो फिर महमूद, जनरल महमूद उनके साथ था। तो फिर बेगम कुलसूम नवाज का फ़ोन आ गया, तो मैंने उन्हें बताया कि ये हो गया है। तो उन्होंने कहा टीवी देख रही हूँ, ऐसी खबरें को चल रही हैं। तो मैंने कहा कि ये हो गया है। तो फिर जनरल महमूद ने कहा लाइन कटो। वो तारें काट दी उन्होंने। मेरा राब्ता भी फिर मुझे पकड़ के ले गए। जो भी उन्होंने बताया कि ये है वोट की इज्जत, ये है वज़ीर आज़म, जो दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म थे उनके साथ ये हुआ। यार एक बात तो ये है कि अगर यानी कि पहली दफ़ा वो गुलाम रज़ाक खान के दौर में इनकी हुकूमत गई, इसी वजह से कि ये आंखें दिखाते थे, कहते थे डिक्टेशन नहीं लूँगा। ये इनका फिक्र उस वक्त मशहूर हुआ था। फिर 99 में फिर फौज के साथ फड्डा। त्यारे का वो कहते हैं कि जनाब त्यारे का केस बना दिया, हालांकि फ़ज़ा से वो बाद में बरी हो गए उसमें कि फ़ज़ा से कैसे वो ज़मीन पे बैठा शख्स कैसे हाईजैकर तो वो थे मुशर्रफ साहब, जिन्होंने कंट्रोल संभाल लिया था। त्यारे का कंट्रोल संभाल लेना ही, उसको अपनी मर्ज़ी से मूव करवाना, यही हाईजैकिंग होती है ना। 12 सज़ा इनको होगी, वो कहते हैं 27 साल मुझे सज़ा होगी। अब लोग ये सवाल करते हैं जनरल महमूद जो थे उनके खिलाफ हाई ट्रीज़न का केस क्यों नहीं बना, सिर्फ मुशर्रफ के खिलाफ क्यों बना? यार ये सीधी सीधी आइन की बात है। जो 12 अक्टूबर 1999 का इक़दाम था ना, उसमें आपके जो सियासतदान हैं, ये काफ लीग और पीपल्स पार्टी एक पेट्रियाट बन गई थी, ये वो, और आपकी वो भी शामिल थे उसमें, मुत्तहदा मजलिस अमल वाले भी। उन्होंने आइन में तरमीम की थी, जो LFO था ना उसको आइनी तफ़्वुज़ दे दिया था, और जो 12 अक्टूबर 1999 का फ़ौजी इक़दाम था या मार्शल लॉ था, उसको तफ़्वुज़ जायज़ करार दे दिया था। तो वो जो बंदे थे 12 अक्टूबर 1999 वाले, मुशर्रफ समेत, वो सारे तो आइन के तहत ठीक इक़दाम था। वो उनके खिलाफ क्या हाई ट्रीज़न का केस बन सकता था? मुशर्रफ तो फंसा है जो उन्होंने 2007 में, जून 2007 में, नहीं सॉरी नवंबर 2007 में, 3 नवंबर शायद, 3 नवंबर 2007 को जो मार्शल लॉ लगाया था PCO, जिसके तहत जजों को फारग किया था, उन्होंने वो भी एक आइन तोड़ा था ना, उस पर कार्रवाई हुई थी। ये 12 अक्टूबर 1999 वाली तो कार्रवाई नहीं हुई। वो तो आपके सियासतदान तफ़्वुज़ दे के चले गए थे उसको कि नहीं जी कोई गल नहीं कह रहा तुसी कर। अदालत ने भी कह दिया ठीक है। वो तो अब तरमीम हुई है कि अगर अदालत जायज़ भी, कोई अदालत जायज़ करार ही नहीं दे सकती। अगर जायज़ करार दे भी दे मार्शल लॉ को, आइन तोड़ने को, तो फिर भी वो जो जुर्म है वो बरकरार रहेगा। ये सारी उसमें बात थी। अब लोग कह रहे हैं ना फलां जनरल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, फलां जनरल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। अच्छा, अब आखिरी बात है आबद शेर अली साहब। आबद शेर अली साहब के बारे में जो PTI वाले हैं वो घटते रहते हैं खबरें, और फिर उनका वो भी मुख्तलिफ मजाक, और फिर उनकी तस्वीर लगा के नीचे अजीबोगरीब मुख्तलिफ जानवरों से तशबीहात और वगैरह इस्तारे इस्तेमाल करना, वो सारी चीज़ें उसमें होती रहती हैं। आपने देखा होगा कि अगर जो नवाज शरीफ वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करता है अपने वर्करों से, तो देखा होगा कि एक साइड में कोने में पीछे एक दाढ़ी वाला बंदा बैठा है, इसाक डार साहब बैठे हैं। तो वो उनके साथ, यानी वो जो तकरीर कर रहे होते हैं, तो वो इसाक डार साहब नज़र आते हैं बैठे हुए। पहले माजी में जब ये मूवमेंट करते थे लंदन में, हरकत इधर जाते थे उधर जाते थे, तो जो आबद शेर अली साहब हैं, जो इनके भांजे लगते हैं, शेर अली साहब के साहबजादे हैं, वो भी वहाँ लंदन में गए हुए हैं, केस कुछ उनके ऊपर भी बने हुए हैं, थोड़े से बड़े बोले से भी हैं। वो भी इर्द गिर्द इनके ना नज़र आते थे हर जगह, वो नासिर भट्ट वगैरह और ये वो सारे, तो अब नज़र नहीं आ रहे। पता ये चला है कि एक तो मियाँ शहबाज शरीफ ने नासिर भट्ट वगैरह जो भी वहाँ लोग हैं उनको उन्होंने ये कहा है कि आप लोग मेरे बच्चों की तरह हो, लेकिन कभी मेरे एतमाद को ठेस ना पहुँचाना, ये बात उन्होंने वहाँ की है। और जो आबद शेर अली साहब हैं उन्होंने एतमाद को ठेस थोड़ी सी पहुँचा दी है। अब वहाँ जो मीटिंग्स करते हैं ना नवाज शरीफ इसाक डार के साथ, अपने बेटों के साथ, कुछ और लोगों के साथ, कोई टेलीफोन कर ली,
या टेलीफोनिक गुफ्तगू कहीं होती है जो वो करते हैं गुफ्तगू, तो अब्बास शेर अली साहब साथ साथ ही होते थे उनके। तो अब पता ये चला है कि नवाज शरीफ की कुछ बातें ऐसी थी जो उन्होंने कहीं की, तो वो इनके जो मुफाहमत वाले लीडरान हैं उन तक पहुंच गए। मुफाहमत वाले लीडरान में थे, ज़ाहिर है उन्होंने तो फिर शहबाज शरीफ से कहना था ना, तो शहबाज शरीफ साहब ने बात की नवाज शरीफ से कि जनाब ऐसे बातें हो रही हैं, कुछ ये जो आपने ये बातें की हैं, जो इख्तलाफ किया होगा कि ठीक नहीं भाजी, ये गल्लां हो रही हैं जड़ियाँ ये वो। तो उन्होंने पता किया कि यार ये क्या हो रहा है। पता ये चला है कि जनाब अब्बास शेर अली साहब जो हैं वो खबरें लीक करते थे, उनकी मुखबरी पकड़ी गई कि वो मुखबरी करते थे फ़ोन पे, और ज़ाहिर है यार वो उनका वही रिश्ता नवाज शरीफ के साथ है, वही रिश्ता शहबाज शरीफ के साथ है। अगर नवाज शरीफ ने कोई बात ऐसी की हो कि यार शहबाज शरीफ हमें लम्मा पै जाता, ये बड़ा कमज़ोरी दिखा जाता, 1999 भी मुशर्रफ ने हाथ मिलाने लिए तैयार हो गया सी बाद दे विच, तो इस तरीके अगर बात की हो और अब्बास शेर अली साहब ने वो बात शहबाज शरीफ साहब को पहुँचा दी हो, और जो दीगर किसी और को मुफाहमती जो लीडर हैं 3-4 उनमें से किसी के साथ राब्ते में, तो वो पहुँचा दी हो। शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही बता दिया हो बड़े मियाँ साहब को। अब पता ये चला है कि अब्बास शेर अली साहब का दाखिला बंद कर दिया है नवाज शरीफ ने। इसकी वो मज़ीद तस्दीक कभी हम कर रहे हैं, लेकिन ये बताया गया है हमें कि अब्बास शेर अली साहब का दाखिला बंद कर दिया है नवाज शरीफ ने, ख़ास तौर पे उस मीटिंग रूम में जहाँ ये लोग बैठ कर मीटिंग कर रहे होते हैं। वो जैसे माजी में बहुत सारी मिसालें वो देते रहते ना, वो एक हमारे मजहबी जमात के लीडर हैं, उनके बारे में कहा कि उनके वाला साहब जब मीटिंग कर रहे होते थे वो कमरे में आते थे, यंग मैन, नौजवान, और ये मकबूल ने उस पर लिखा हुआ है कालम, तो वो चुप कर जाते। तो बाकी फिर लीडर ने पूछा कि मुंडा आंदा तो चुप कर जाते हो, कहते मेरा पुत्र हैगा लेकिन मुखबर हैगा हुकूमत दा। इस तरह की बातें होती रहती है ना। इसी तरह अब्बास शेर अली साहब पे जो है ये एक इल्ज़ाम लग गया है, जिसकी बुनियाद पे मियाँ नवाज शरीफ ने उनका दाखिला जो है वो बंद कर दिया। ख़ास तौर पे वो जहाँ मीटिंग हो रही होती है वहाँ अब्बास शेर अली साहब नहीं होते, या उन्हें बैठने नहीं दिया जाता, या उन्हें बहाने से निकाल दिया कि ले जाता है कोई बंदा। लेकिन वो अब उस जो कह लेना आप कोर कमेटी की मीटिंग जो होती है उसमें अब्बास शेर अली साहब नहीं होते, और ताकि वो कोई ख़बर जो इधर उधर वो लीक नहीं, वो करते तो अपनों में ही थे। वो ये नहीं थे कि फ़ौज को जाकर बताते थे, खबर लीक अपनों को करते थे। लेकिन वो कहते हैं कि ये बातें जो होती हैं आखिरकार जो हम आपस में कर रहे होते हैं, किसी की ज़ात पर तबसरा करना, बाज़ का नेगेटिव रिमार्क्स भी हम देते हैं, वो उस बंदे तक पहुंचा दे अगर कोई बंदा, तो वो चुगली होगी ना, वो तो एतमाद को ठेस में जाने वाली बात होगी। अब्बास शेर अली साहब कुछ ऐसा कर बैठे हैं जिसकी वजह से वो अब लाइन जो है जो बहुत जिन पे एतमाद किया जाता था उस लाइन से थोड़ी सी दूसरी तरफ उनको खड़ा कर दिया गया कि इतने खड़ा होकर चेक कर पहलों कि एतमाद वाले लोग किमें होंगे ने, फिर तेन उसी कम अगे आ जाता है। ये थी आज का जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी और जो मैं तबसरा कर सकता था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।